और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ, और सवाल ये कि सीमा हैदर इश्क का जुनून है या फिर पाकिस्तानी जासूस। मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। मेरे पास टिकट, वीजा सब कुछ लीगल था। मेरा पासपोर्ट तो पहले का था। सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है। मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ, हम यहाँ बनवाएंगे। तो जो होटल वाले हैं उनको मेरा नाम भी पता था। सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। तो कहता है ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसी तरह की बात सीमा हैदर कर रही है, काफी फिल्मी। मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। जेल में डाल दो, वहीं रह लूंगी, लेकिन सचिन को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मेरा गुनाह है कि मैंने प्यार किया, लेकिन इस प्यार की कीमत और इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। तो आपने सुना अभी अभी सीमा हैदर को, जो अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से 2 देशों की सीमा लांघते हुए भारत आई है, लेकिन अब शक के दायरे में है। यूपी एटीएस सीमा से लंबी पूछताछ कर चुकी है। उसके जासूस होने के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी शक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा ने पहला इंटरव्यू आज जी न्यूज को दिया। उसकी इश्क की और बेचारगी की कहानी हमने सुनी, लेकिन उसमें कई जगह झोल भी दिखा। इसीलिए जी न्यूज नेपाल पहुंचा, जहां सीमा सचिन से शादी का दावा करती है। जी न्यूज उस होटल भी पहुंचा जहां सीमा और सचिन ठहरे थे, और जी न्यूज नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गया जहां से सीमा ने भारत में एंट्री ली थी। हमने रियलिटी चेक किया कि सीमा जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इसी साल जनवरी में भी इसी तरह का केस आया था, जब सीमा की तरह पाकिस्तान की इकरा जीवनी भी अपने प्रेमी मुलायम सिंह से मिलने नेपाल रूट से भारत आई थी। वो भी छुप कर रह रही थी। उसकी भी ऐसी ही प्रेम कहानी थी, लेकिन उस मामले में प्यार नहीं कानून की जीत हुई। इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब सीमा के साथ क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसी पर हम ये पंचायत बिठा रहे हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा में सीमा के ससुराल रघुपुरा से भी कुछ शख्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एक पक्ष हमारे साथ स्टूडियो में भी मेरे साथ और ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, जो इनका मानना है, रघुपुरा के लोग, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सीमा को नहीं भेजा जाना चाहिए, मानवीय पहलू देखा जाना चाहिए। कोई जासूस अपने 4 बच्चों के साथ नहीं आएगा, ये उनका कहना है, रघुपुरा के लोगों का। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कहता है कि पाकिस्तान अपने बच्चों, महिलाओं, किसी का भी इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और इसी बात पे हम सीमा के तमाम बयानात आपको सुनाएंगे, जो उन्होंने जी न्यूज को सबसे पहले दिए इंटरव्यू में कहे थे, और उसके बाद 2 लोगों से बात करेंगे। एक शख्स सुशील पंडित जी होंगे और विजय शंकर तिवारी जी होंगे, जिनका यह मानना है कि सीमा को भारत में रहने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून, फिलहाल का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वही लक्ष्मण रघुपुरा के एक शख्स है, जिनका यह मोटे तौर पर मानना है कि सीमा के मानवीय पहलू, उसके 4 बच्चों को देखकर उसे पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहां उसे जान का खतरा है। तो आपने सुना सीमा एटीएस की जांच के बाद क्या कह रही है। सीमा की पूरी कहानी सस्पेंस से भरी हुई है। देश में 2 तरह की आवाजें उठ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, उसे तुरंत वापस भेज देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब तो ये भारत की बहू हो गई, इसे वापस नहीं भेजा जा सकता। अब सवाल यहां पर यह बड़े खड़ा होता है कि सीमा की किस बात को माना जाए और सीमा की किस बात को झूठ माना जाए और किसको सच। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास लोग जुड़ गए हैं। रघुपुरा, जहां पर इस वक्त सीमा हैदर हैं, वहां से मेरे साथ लक्ष्मण जुड़ गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि सीमा अब रघुपुरा की बहू है, उसे रघुपुरा में ही रहना चाहिए। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं, जो पाकिस्तान की चालों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। उनसे भी मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। लेकिन लक्ष्मण, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्यों चाहते हैं कि सीमा भाई भाभी हो गई है, अब तो उसको रघुपुरा और भारत में ही रहना चाहिए? आपको नहीं लगता ये आपके रघुपुरा के लिए एक रिस्क भी हो सकता है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए लक्ष्मण जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता है रिस्क हो सकता है आपके लिए? सर, इसमें हमारी जांच एजेंसियों का मामला है जी, और भारत देश का मामला है। इसमें जो जांच है वो सही बैठती है जांच, तो इन्हें
दिया जाए, अन्यथा अगर पाकिस्तानी ने भेजा जाता है, जैसी पाकिस्तान से इनपुट मिल रही है उसमें यही आ रहा है सामने कि वो दे रहे हैं इन्हें धमकी कि आपको मार दिया जाएगा। फिर इधर सीमा हैदर भी यही बोल रही है कि मुझे वहाँ जान का खतरा है अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान तो भेजा यही है, जाएगा तो अगर उसकी इनकी जान का खतरा जांच है, इसलिए सही उसे नहीं बैठती भेजा है। जाना चाहिए, आपका ये मानना है? हाँ जी, अगर जांच में सही बैठती है तो फिर इन्हें यही रहना दिया जाए। जो इन पे धारा लगती है उसके हमारे जो सीमा में प्रवेश करा है इन्होंने इलीगल तरीके से बिना वीजा के, तो उसकी जो धारा है उन्हें फिर वो सजा दी जाए अपनी जेल में ही। वो न्यायालय के ऊपर न्यायालय क्या सजा देती है। बट लेकिन आप ये मानते हैं उनकी जान का खतरा है इसलिए पाकिस्तान को नहीं भेजा जाना चाहिए? हाँ जी, ये तो वो खुद बोल रही है इस चीज को, और जैसी वहां से दिखा रहे हैं, जैसी वहां से धमकियां मिल रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होने का डर है कहीं पे भी। रघुपुरा के लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? सीमा हैदर को मनसे भाभी मान रहे हैं, रघुपुरा की सचिन की पत्नी मान रहे हैं? कुछ लोग ये मान रहे हैं कि हाँ सीमा हैदर को भाभी बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं। इसमें यही है कि सबसे पहले तो हमारे देश है, ये कोई वैसे नहीं है, देश है। इसमें सभी जांच हवाई जो ATS कंपनी जांच कर रही है एजेंसी, वो जांच सही हो में, उसके बाद में ये है कहाँ तक ये सही है। तो अगर सही है तो इन्हें फिर इंडिया ही रहने दिया जाए। ठीक है, सही है तो इंडिया रहने दिया जाए, लेकिन फैसला जांच एजेंसियां करें। रघुपुरा के लोग ये कह रहे हैं। लक्ष्मण जी, सुशील पंडित जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि कहानियों में कहानी आपने भी सुनी है, कई ट्विस्ट हैं, कई चीजें हैं, कई बातें हैं, आपका क्या मानना है इस पर? सुशील पंडित जी। नमस्कार दीपक जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुझे लगता है कि इसमें अभी गहरी जांच की बहुत गुंजाइश है। अब जैसे हमारे चैनल्स पर भी पत्रकारों ने भी इसका एक आयाम, इसका पति गुलाम हैदर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उसके वीडियोस कहते हैं कि उसके जो अपने 2 बच्चे हैं सीमा से, वो उसके पेरेंट्स के पास, उसके घर वालों के पास हैं। सीमा कहती है कि वो 4 बच्चों को लेकर के आ गई है यहां, जिसमें 2 गुलाम हैदर के पिछली पत्नी के बच्चे इसके साथ हैं और इसके अपने 2 बच्चे हैं। तो ये कहीं फिट नहीं बैठता है। इन बातों की पुष्टि के लिए गुलाम हैदर का DNA मंगवाया जाए, देखा जाए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और इसकी बहुत गहन जांच होनी आवश्यक है। और गहन जांच के बाद भी जो उल्लंघन के मामले बनते हैं नियम कानून के, वो भी लगे। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि हो। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि अगर सीमा जो कह रही है वो सच है, तो पाकिस्तान लौटने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं उस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इस पर भारत की सुरक्षा और भारत के कानून और उसकी व्यवस्था, इसके साथ समझौता नहीं हो सकता। वो सबसे पहले आनी चाहिए प्राथमिकता में, उसके बाद कोई और इस विषय में कार्रवाई हो या इस विषय में किसी और बात को विशेषता दी जाए। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। आपको क्या लगता है कौन कौन से केसेस टेक्निकली सीमा पर बनते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन है कि आप बिना वीजा के, बिना किसी सही यात्रा पत्र के, पासपोर्ट के आप भारत में प्रवेश किए हैं। और दूसरी बात, इस प्रवेश को छुपाए रखे हैं आप। इसके अलावा इन्होंने अब तक जो कहा है उसमें क्या क्या झूठ कहा है और कितना सच है, वो जांच के बाद पता चलेगा। और अगर इन्होंने यहां आने के बाद कोई अपराध किया है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज का अपराध हो, चाहे वो एविडेंस नष्ट करने का, साक्ष्य मिटाने का, इनमें बहुत से ऐसे धाराएं लग सकती हैं जो अपराध सामने आने पर तय होंगी। लेकिन मोटे तौर पर मुझे अभी लगता है कि यही बातें हैं, लेकिन इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। सबसे पहले तो लगता है कि कोताही हुई है। अगर ये मार्ग इतना सहज है, इतना आसान है
कि कोई भी घुस आए और यहां महीनों कहीं पड़ा रहे और किसी को पता ना चले, तो सुरक्षा तंत्र की एक बड़ी खामी को उजागर किया है इस पूरे किस्से ने। मैं आगे उसी पॉइंट पर आऊंगा। रघुपुरा के लक्ष्मण से पूछते हैं। लक्ष्मण जी, आपको बताइए, आपको कहानी में कोई झोल नजर आता है? विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़ गए। जी सर, आपको कोई झोल नजर आता है? आपको लगता है कहीं पे कि कहानी कन्विंसिंग नहीं लग रही है? जैसे दुबई से वो काठमांडू गई, अब कराची से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से वो पहुंच गई ग्रेटर नोएडा। आपको लगता है कहानी में कहीं कोई चीजें हैं जो हजम नहीं हो रही, गले नहीं उतर रही? कहानी में सर ऐसा है, ये कहानी देखो, इसका मानना ये है कि ये कहते हैं कि रॉ वाले जो हैं, जो जासूस होते हैं, वो 5-5 साल 6-6 साल अपना कोई भेद नहीं उगलते हैं। तो इसमें गहनता जांच का विषय तो जरूर है सर, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी है हमारी भारत देश की जो भी जांच होती है वो जांच जरूर कराए। इसमें जांच वाला विषय तो सर्वोपरि है, प्रथम होनी चाहिए जांच। तो इसमें ये दिक्कत तो है ही सर के इन्होंने जो आने का काम करा है वो ये बेशक से अपनी मोहब्बत में आई हो, मगर ये आई तो गलत ही तरीके से है ना सर। ये तरीका तो इनका गलत है। बाकी वो इस चीज़ को बोलती हैं, हमने जैसे देखा है शुरू में जब यह मीडिया आनी शुरू हुई थी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है कि मेरा ये जुर्म है कि मैं बिना वीजा के इंडिया में प्रवेश हुई हूँ। इसकी जो भी मुझे सजा दें न्यायालय, मैं सजा को वो कबूल करती है कि जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं उसे कबूल करती हूँ, मगर मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए। योगी मोदी जी से भी वो गुहार लगा रही है कि मुझे मोदी जी अपनी शरण में लो, मुझे मेरी मदद करो, जो भी होती हो। दोनों जगह वो गुहार भी लगा रही हैं। उन्होंने अपना जो जुर्म है वो सारी चीज उन्होंने बताई है जैसा वो बोल रही है। ठीक बात है आपकी। आप कह रहे हैं कि मानवता के हिसाब से हमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है सीमा ने और क्या क्या कहा है। जी न्यूज से बातचीत में सीमा ने कहा है कि उसके दुबई और नेपाल से होते हुए भारत पहुंचने को जबरन जासूसी थ्रिलर की तरह बताकर पेश किया जा रहा है। इस पर भी कई सवाल है, ये सुनते हैं सीमा ने सबसे पहले क्या कहा। दुबई मैं नहीं गई, दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज नेपाल के लिए भारत के लिए नहीं आता। जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर। तो आपको सीमा की कहानी पर भरोसा है लक्ष्मण जी? फिर उसके बाद मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगा। हेलो, मुझे बोलना है सर? जी जी, आपसे ही पूछा मैंने। हेलो जी, आपसे ही पूछा लक्ष्मण जी। अच्छा, मेरे से सर इसमें ये है कि ये जो नेपाल तक तो ये पूरे डॉक्यूमेंट से आई हैं, वीजा की प्रक्रिया से आई हैं, टूरिस्ट वीजा पे आई हैं ये नेपाल तक। तो नेपाल में ही इन्होंने जो घुसा है वहीं से इन्हों पे मामला गलत होता है दर्ज, जो भी है मामला इन पे। जो इंडिया में प्रवेश हुई है, इंडिया तक नेपाल तक तो ये अपने टूरिस्ट वीजा पे आई हैं, उस चीज को तो ये दिखा रही है। इंडिया में घुसना इन्होंने जुर्म करा है जो इंडिया में घुसी है बिना वीजा के। ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि जो भी जुर्म किया हो, क्योंकि जो सीमा हैदर है वो भी ये कह रही है कि मैंने जो जुर्म किया उसकी सजा दे दे, चाहे तो मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मुझे पाकिस्तान वापस ना भेजे। रघुपुरा के लोगों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान वापस ना भेजे, क्योंकि वहां उसकी जान का खतरा है। सीमा हैदर यहाँ सजा काटने को राजी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला इतना सीधा है? सीधे विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, आप भरोसा कर पाएंगे इस बात का कि जानबूझकर उसके कराची से काठमांडू और काठमांडू से ग्रेटर नोएडा तक आने को जासूसी थ्रिलर की तरह जबरन बनाकर परोसा जा रहा है? दीपक जी, जिस तरीके से पाकिस्तान तरह तरह के षड्यंत्र रचता है, जिस तरीके की आशंकाएं उस पर की जा सकती है, जिस प्रकार से वो झूठ बोलता है, तो वहां का जब कोई नागरिक यहाँ आता है तो उस पर एक स्वाभाविक शंका बनती है। अब सीमा हैदर का विषय है, सीमा हैदर एटीएस की जांच में है। मुझे लगता है अपनी एटीएस की जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि जैसे अभी पाकिस्तान ने कहा कि वो तो शादी करने के लिए गई है,
तो पाकिस्तान की किसी बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो अपने आतंकवादियों को भी पहचानने के लिए मना कर देता है, इसलिए उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने एटीएस पर विश्वास है कि एटीएस जांच कर रहे हैं, एटीएस जो निकाल करके सामने देश के सामने लाएगी उस पर विश्वास करना चाहिए। वो तो 4 बच्चे लेकर, 4 पासपोर्ट लेकर के और 4 मोबाइल लेकर के आई है, तो वो उस पर बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी शंका की जा सकती है, लेकिन एटीएस जांच कर रही है। मुझे लगता है कि एटीएस पर विश्वास करने के बाद हम उस पर कुछ ठीक है, एटीएस की जांच में जो निकलकर सामने आए, हालांकि अभी तक जो जानकारी एटीएस ने अपनी रिपोर्ट यूपी के गृह मंत्रालय को नहीं दी है। आईबी भी इस पूरे के पूरे केस को ट्रैक कर रही है। अब कहानी क्या है, कहानी पूरी शुरुआत से बताते हैं, कैसे वो पहुंची कराची से काठमांडू, ये हमने आपको बता दिया। उसने कहा कि मेरी इस कहानी को जासूसी थ्रिलर की तरह पेश किया गया, मैं दुबई में उतरी नहीं। पाकिस्तान में लोग भी अलग अलग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि सीमा मिर्ची क्लब की डांसर है, हालांकि सीमा इस बात से इनकार करती है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल भी कयास लगा रहे हैं। लेकिन आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी यह है कि सीमा के काठमांडू पहुंचने के बाद सचिन उसे वहां मिला और उनका दावा है कि पशुपति नाथ मंदिर में दोनों ने शादी की, ऐसा सीमा का कहना है। यही उसने एटीएस को भी बताया है और यही आज जब हमने उससे बातचीत की तब उसने कहा है। सुनिए क्या कहा। सब मिल जाएंगे, मेरे टिकटॉक आईडी में थे, सब मिल जाएंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। और शादी हमारे नेपाल में ही हुई थी। और रही बात जो सबूतों की बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ न कुछ है, वो मिल जाएंगे, इस बात की आप चिंता मत करें। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बताइए, आप मुझे ये बताइए कि रघुपुरा के लोगों को सीमा हैदर आ गई है, ये कब मालूम पड़ा, आप लोगों को कब मालूम पड़ा? और आपकी पहली मुलाकात क्या सीमा से हो पाई है, क्या सचिन से हो पाई है, या उनके परिवार वालों से हो पाई है? आपको कब मालूम पड़ा कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी सचिन के प्यार में आ गई? क्या ये आपको पहले से पता था कि सचिन का इस ढंग का कोई प्यार है, या आपके लिए भी ये खबर जो है मीडिया में आने के बाद आप तक पहुंची? ये सर, हमें जिस दिन आए सचिन के पापा पुलिस ने उठाए थे, ये शायद 30 तारीख थी, 30 जून। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, बोलते रहिए लक्ष्मण जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है। 30 जून को ये मामला हुआ था, जब पुलिस इनके सचिन के पापा को उठा के ले गई थी। जब हमें मालूम पड़ा है, उससे पहले हमें कोई मालूम नहीं था। और सचिन से भी और ये सीमा हैदर से भी, इनसे भी हम मिले हैं। जब शुरू में ये कोर्ट से जमानत में आई थी तो इनसे मिले थे हम, इनके घर पे, पड़ोसी भी हैं वैसे इनके। तो क्या बात हुई इनकी आपसे आपने क्या पूछा सचिन से, आपने क्या पूछा सीमा से या उनके पिताजी से? सर हमने कुछ नहीं पूछा, हमारे मीडिया कर्मी थे जो बात कर रहे थे उनसे लाइव, और मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी। उन्होंने सब बताया मीडिया कर्मियों के सामने ही, कैमरे पे ही लाइव, जैसी जैसी उनके साथ बीती है, जो वो बता रही थी कहानी, वो उन्होंने बताई थी, वही हमने सुनी है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए लक्ष्मण जी, मैं नहीं कह रहा कि आपको जजमेंट दे, लेकिन एक बात उनका कहना है कि एटीएस को भी उन्होंने वही बातें कही जो आप लोगों को कही, जो मीडिया को कही, हमको भी लगातार उन्होंने यही बातें की। आपका एक व्यक्ति के तौर पर क्या मानना है? मैं कोई नहीं कह रहा जांच, आपको सीमा की बातों पर भरोसा हो रहा है, गलत नहीं बता रही, ऐसा लगता है आपको? सीमा की बातों पे सर ये भरोसा है कि वो जो 4 बच्चों के साथ आई हैं, मासूम बच्चे हैं छोटे, अगर वो जासूस हो में तो थोड़ा बच्चों पर जाकर डाउट होता है कि कोई बच्चों को कैसे ले आएगा किसी परेशानी में डालने के लिए। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, थोड़ा सा उस पर ये होता है कि हाँ वो सही दिखती हैं। आगे देखो, हमारी फिर भी सबसे ऊपर हमारी एजेंसी है, जो हमारी एजेंसी जांच कर रही है, और हमारा न्यायालय, उनसे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। जो हमारी एजेंसी है, जो हमारे न्यायालय हैं, जो वो आदेश करेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। हम देश से बड़े थोड़ी हैं। ठीक बात बोली आपने लक्ष्मण जी, बिल्कुल ठीक बात बोली, लॉजिकल बात बोली। मैं इसी सवाल को लेकर सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, क्या मानवीय पहलू को नहीं देखना चाहिए कि उसके पास 4-4 बच्चे हैं? कोई अगर जासूसी करेगा तो 4 बच्चों को क्यों लेकर आएगा? हाँ, बात में तो दम है, लेकिन वो ये कह रही है कि इनमें से 2 बच्चे गुलाम हैदर की पिछली पत्नी के साथ के हैं। गुलाम हैदर कहता
है कि उसकी पिछली पत्नी से जो 2 बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की उम्र 8 साल है, वो उसके पिता के पास हैं। ये दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? तो इनमें से अगरचे 4 बच्चे इसके हैं या 4 में से केवल 2 इसके अपने हैं, तो ये कहानी में नए पेच डालता है। और बच्चों का इसके साथ होना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कोई कैसे, हालांकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, उसके लिए औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने 150 से ज्यादा बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में मरवा दिए आतंक के चलते, और कोई शिकन नहीं आई माथे पर। तो उनका इसमें कोई परहेज नहीं है कि किसको किस में झोंक दें। लेकिन एक बात और है, ये अपराध केवल सीमा ने किया हो ऐसा नहीं है। अगर सचिन काठमांडू तक जाता है और फिर उसको गैर कानूनी रूप से लेके आता है और एक पूरा का पूरा परिवार उसको रखता है महीनों तक, तो फिर इसमें, इस अपराध में केवल सीमा ही नहीं और भी लोग शामिल हो जाते हैं और उन पर भी मुकदमा बनता है कि वो कैसे किसी विदेशी को गैर कानूनी रूप से भारत लाकर अपने घर पर रखें और उसको इस अपराध को करने में मदद करें। तो ये एक पूरी गहन जांच का विषय है और उस जांच से पहले ठीक है हम लोग अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन निर्णय जो है वो बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और सारे पहलुओं को ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मानवीय पहलू को समझा जाए कि भाई अगर वो पाकिस्तान वापस भेजी गई तो मार दी जाएगी? हाँ, यदि भारत की सुरक्षा, भारत के अन्य जो हित हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, क्योंकि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, उसके बाद ये मानवीय पहलू देखे जाएं कि उसे पाकिस्तान भेजा जाए, किसी और निरापद जगह भेजा जाए, भारत में ही रखकर उसको सजा दी जाए, कितनी देर तक उस पर सर्वेलेंस की जाए, ये सब निर्णय सरकार और व्यवस्था अपने पुराने जो रवैये हैं, पुरानी जो परंपरा है, धारणा है, पहले ऐसे किस्सों के साथ क्या किया गया, कहां तक हम इसमें ढील दे सकते हैं, किन बात की अनदेखी कर सकते हैं, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन जो मोटी बात समझता हूं वो ये है कि भारतीय हित, भारतीय सुरक्षा सर्वोपरि हो, उसके बाद हमारा कानून और हमारी व्यवस्था, उसका कोई आंच नहीं आए उसकी प्रामाणिकता पर, और फिर ये सब मानवीय पहलू भी देखे जाएं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, भारत में अभी तक कोई रेफ्यूजी सिस्टम नहीं है। हमने किसी ट्रीटी पर, यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजीज की ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया है, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये हम किसी कानून के तहत बाध्य नहीं है कि कोई ऐसे मदद लेने या शरण लेने आए और हम उसे रखें ही। तो ये केवल और केवल हमें फैसला करना है अपने हितों को, अपनी सुरक्षा को, अपनी व्यवस्था को देखते हुए। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि कई झोल हैं, जैसे जो होटल का रजिस्टर है, होटल के रजिस्टर में सचिन और सीमा की कहीं एंट्री नहीं है, तो क्या उन्होंने नाम बदल के वहां पर रहे? सीमा इसके बारे में कुछ कहती है, सचिन इसके बारे में कुछ कहता है। सीमा कही मैं तो उनके परिवार वालों से घुल मिल गई थी, उनसे ही बातें किया करती थी और मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, उन्होंने कभी नाम लिखने के लिए हमको बोला ही नहीं, सिर्फ सुबह एक 500 रुपए ले लेते थे। लेकिन दूसरा पड़ाव होटल के अलावा जो है वो काठमांडू का पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। अब सीमा और सचिन का यह कहना है कि उन्होंने मंदिर के अंदर शादी की, क्योंकि पशुपतिनाथ के मंदिर में शादी करके उन्होंने सिंदूर भरी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्ट के मुताबिक यहां शादियां नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट नियम कि जब तक आप हिंदू नहीं हैं तब तक आप पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते। और ट्रस्ट का यह भी कहना है कि अगर शादी की होती तो मंदिर के रजिस्टर में दर्ज होती। तो क्या सीमा हैदर है या मुसलमान है, ये पहचान छुपाकर वो मंदिर में गई, और क्या वहां पर उसने वो शादी की? अब सुनते हैं सीमा इसके बारे में क्या कहती है। सब मिल जाएंगे, मेरे टिकटॉक आईडी में थे, सब मिल जाएंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। और शादी हमारे नेपाल में ही हुई थी। और रही बात जो सबूतों की बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ न कुछ है वो मिल जाएंगे।
तो हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की कसम संविधान की में, उसके बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके तमाम बयानात दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि किस किस मामले में उसकी बातें शक पैदा करती है। अब इसी पर हम बात करें, हमारे साथ दो मेहमान हैं लक्ष्मण रघुपुरा से जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि ये कह रहे हैं कि मानवीय पहलू पर विचार किया जाना चाहिए सीमा हैदर के इस पूरे मामले में, क्योंकि वो 4-4 बच्चों के साथ आई है। अगर कोई जासूस होता तो कोई 4-4 बच्चों के साथ आता, छोटे बच्चों को वो करता। लेकिन सुशील पंडित जी का कहना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन लक्ष्मण जी का भी कहना है कि जो सरकार डिसाइड करेगी वही अंतिम सत्य होगा और उसको सब लोग मानेंगे और उसके बाद मामला तो न्यायालय में ही चलेगा। अब काठमांडू के उस होटल की बात करते हैं जहां सीमा और सचिन हफ्ते भर ठहरे थे। होटल वाले का यह कहना था कि उन्होंने अपना असली नाम छुपाया, जबकि सीमा का कहना है कि उसने और सचिन ने होटल में अपना सही नाम बताया था, कोई झूठ नहीं बोला था। होटल वाले से तो उसके परिवार जैसे रिश्ते बन गए थे। आज की सीमा और सचिन के फोटो भी सामने आए हैं। ये फोटो उसी होटल के बताए जा रहे हैं जहां पर ये दोनों ठहरे थे। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि फिर होटल में रजिस्टर में इन दोनों का नाम क्यों नहीं था? क्या कह रहा है सीमा का, सुनिए। सर वो जो होटल वाले हैं, सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते कि सीमा है। उनके साथ फैमिली की तरह रहते थे सर। तो अब यहां पर उसका ये कहना है कि हमसे नाम पूछा ही नहीं गया। भी कहा कि होटल में नेपाल में इस तरह का कोई रोल नहीं है, आधार कार्ड लो ना लो, पहचान बताओ ना बताओ। बहुत छोटे से होटल में रुके थे और उनका, सीमा का ये भी कहना है उनको 500 रुपए चाहिए थे, जो सचिन और हम लोग जो सुबह सुबह उन 500 रुपए का नेपाली रुपीस का नोट उनको दे देते थे। अब लक्ष्मण जी और सुशील पंडित जी मेरे साथ है। लक्ष्मण जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप मानवीय पहलू के जोर देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी तक इतना बड़ा लंबा डिस्कशन पूरे देश के अंदर हो गया है, एटीएस ने जांच भी कर ली है, बाकी सब चीजें भी हो गई हैं। क्या मानना है आपका? आज मैंने सुना कुछ लोगों ने और जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सर, इसमें ऐसा है कि हमारे इस रघुपुरा कस्बे की आबादी 20,000 के करीब है। 20,000 की आबादी है। इसमें करीब 15-16 हजार आदमी ये मानते हैं कि भाई अगर ये जांच में सही बैठे तो इसे रहने दिया जाए इंडिया में ही। अगर जांच में गलत है तो फिर इसके साथ जो भी हमारी एजेंसी करती हैं, सरकारें करती हैं हमारी, फिर इसके साथ वो हो। ये चीज मानते हैं यहाँ की आबादी भी इस चीज पे कि भाई अगर सही है तो इसको यहीं पे वो दी जाए। बाकी अंतिम यही है कि जो भी चीज है वो हमारी एजेंसियों के, माननीय न्यायालय के, उन्हीं के हाथ में है ये सभी चीज। ये कोई उनका वो नहीं है, उनका तो एक मन की भावना है। जिस तरह से वो सुनते हैं सभी कोई, सभी तो यहाँ पे देख के नहीं आ गए। उसमें पब्लिक वैसे बहुत आती है यहाँ देखने, हुजूम सा लगा रहे, मेला सा लगा रहे, तो उसमें ज्यादातर यही कहना है कि भाई अगर ये सही है तो फिर भाई इसे जैसे भी हमारी कोर्ट करे, कोर्ट के आदेश का पालन करो उसी हिसाब से। बाकी कोई ये जो बाहर वाले लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं वो कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। कस्बे, ये रघुपुरा में कस्बा में दोनों ही हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों भाई की तरह रहते हैं। यहाँ करीब 20,000 आबादी है तो आधे मुस्लिम हैं, आधे ही यहाँ पे हिंदू हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आपस में, कभी कोई लड़ाई का भी कभी भेद नहीं बना यहाँ रघुपुरा में दोनों ही धर्मों में। तो यहाँ धर्मों में ऐसा कोई नहीं है, एक दूसरे के घर सभी का आना जाना है, शादी ब्याहों में सभी के साथ उठना बैठना है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी सभी का यही कहना है दोनों धर्मों से भी, हिंदू मुस्लिम से भी, कि भाई रघुपुरा की बात कर रहा हूँ मैं सर, बाकी और बाहर की तो मैं कह नहीं रहा, कि भाई अगर ये सही है, इसकी जांच सही हो जाए तो फिर इसे जैसे हमारे न्यायालय के आदेश हैं वो करे अपने। बाकी पाकिस्तान भेजने पे ही इस पर थोड़े से लोग हिचकते हैं। ठीक है, ये 5 हत्याओं का मामला बनेगा, ये किसके, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये थोड़ी सी बस यही आती है बात। बाकी तो देखो करना भी एजेंसियों को, हमारी को, सरकार को करना है,
तो एक जैसे आपने हमसे राय जानी है उसी राय में बस इतना ही कहना हमारा। तो सर एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां नारा लग रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये लोग कौन है? ये रघुपुरा के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, ये कहना है आपका? नारे जो लग रहे हैं वो कोई गाजियाबाद से थी जो नारा लगा रहे कि इन्हें पाकिस्तान भगाओ, इन्हें वो करो। तो ऐसे तो कोई भी नहीं भगा सकता, फिर भी हमारी एजेंसी ही जांच करेगी, एजेंसी ही भेजेंगे, हमारे न्यायालय द्वारा ही जाएगी। ऐसे तो उनके कहने से थोड़ी ही चली जाएंगी, या कोई वो सरकार थोड़ी थी आ गए आप दूसरी जगह उसके घर पे आ गए ऐसे नारे लगाओ, ये कहाँ का न्याय है? अगर कोई बड़ा उपद्रव हो जाए सर, उसमें क्या नुकसान हो सकता है? उसमें देश का नुकसान नहीं होगा। ऐसे भड़काऊ चीज करनी कोई भी बाहर से आ गए तो बाहर वालों को तो कोई है कि वो मालूम नहीं है यहाँ क्या है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा गलत होता तो यहाँ तो अब तक आपस में लड़ पड़ते। अरे बाहर वाले ही तो हैं जो फालतू की बातें करते हैं। यहाँ आपने रघुपुरा के किसी आदमी से आपके देखो करीब 10-11 दिन से आपके मीडिया कर्मी आ रहे हैं, हमारे भाई मीडिया वाले, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया भी। तो इन्होंने ऐसी कोई चीज सुनी? अब यूट्यूब वाले आते हैं, यूट्यूब पे वो नई नई चीजें करवाते हैं प्रयोग, कुछ ना कुछ भड़काऊ चीज करवाते हैं। अब कोई बाहर का बंदा जा रहा है उसे पकड़ लेते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं भड़काऊ की तरफ भी मोड़ते हैं वो तो। मगर यहाँ की जो है वो यही है, यहाँ अब तक ये कोई भी वो चीज ना हुई है, तो वो यहाँ का भाईचारे की वजह है। ठीक है, आपने सही बोला कि बाहर के लोग आके इस तरह का हो हल्ला मचा रहे हैं। रघुपुरा के लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, देखिए भारत जो है बहुत सहनशील है, हम बहुत जल्दी लोगों से प्यार करने लगते हैं, हम बाकी चीजों को नहीं समझते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इतनी सारी संवेदनाएं अगर गांव वालों में है तो क्या सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए? दीपक जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 5 अगस्त 2018 को राजस्थान की जो जोधपुर हाई कोर्ट है, उसमें राजस्थान की सरकार ने, व्यवस्था ने और उनकी सीआईडी ने एक डेटा, एक सच प्रस्तुत किया कि हमने 968 हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा है पिछले 2 वर्षों में। ये लोग पासपोर्ट के साथ वीजा लेकर के आए थे। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद इन्होंने आवेदन किया था कि हमें रहने दिया जाए, हम शरणार्थी हैं, वहां पर पीड़ित होते हैं हिंदू होने के कारण। कुछ दिनों तक अवधि बढ़ाई गई और उसके बाद रेल में भर भर के उन्हें वापस भेजा गया और अगले साल 25 मार्च 2018 को 500 लोगों का वहां जबरन धर्मांतरण करा दिया गया। ये वहां के हिंदू शरणार्थी होकर जो भारत आए थे उनके साथ ही उनका यह हश्र हो रहा है। हमने सीएए पास किया, अभी तक उसे लागू नहीं किया है क्योंकि उसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए गए। ये हम उन हिंदुओं के साथ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में दिक्कत में हैं, जीवन मरण का एक संघर्ष कर रहे हैं, और यहां एक मुसलमान महिला 4 बच्चों के साथ सीमा लांघ कर कानून का उल्लंघन कर कर चली आती है और इस देश की तमाम आशाएं और संवेदनाएं उमड़ पड़ती हैं। तो हमारा जो आपने कहा कि ये देश बड़ा दयालु है, बड़ा करुणामय है, यहाँ की व्यवस्था में बहुत संवेदनशीलता है, ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती वहां के हिंदुओं के प्रति। आज 2 हिंदू बच्चियों का सिंध के अंदर जबरन धर्मांतरण किया गया है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, मुझे आज खबर मिली है। तो वहां पर हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू बच्चियों का जबरन अपहरण करके, धर्मांतरण करके प्रौढ़ बूढ़े लोगों के साथ विवाह करा दिया जाता है। उसके विषय में आज तक हमारी सरकार के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के बड़े नेता ने ट्वीट तक नहीं किया है। तो कौन सी संवेदनशीलता, कौन सी करुणा, कौन सा दया? और ये तो अगर केवल सीमा के लिए है, जो कल तक मुसलमान थी आज हिंदू हो गई है किसी के प्यार के चलते, तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए इतनी अनदेखी क्यों? उनके प्रति इतनी उदासीनता क्यों? उनके प्रति क्यों नहीं कलेजा फटता किसी? तो हमारी व्यवस्था में कम से कम एक नीति बननी चाहिए। कानून बना दिया संसद में, लेकिन आज तक उसका
क्रियान्वयन नहीं हुआ है, वो शरणार्थी पड़े हुए हैं, पर्चा तक नहीं आवेदन भर पाए हैं उस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जिसका हक उन्हें हमारा कानून सीएए देता है। तो ये दोहरे मापदंड हैं, दयालु होने के, कृपा करने के या संवेदनशील होने के। मुझे मालूम नहीं कि इस देश ने कब नीति बनानी है इस विषय में और गंभीरता से कब उसका क्रियान्वयन करना है। आपने बड़ी बात बोली, क्योंकि देखा था सीए के खिलाफ प्रदर्शन सुशील पंडित जी, मैं तो वहां मार भी खा के आया था शाहीन बाग के अंदर, और किस तरह से उसका विरोध हो रहा था कि देखिए ये जो है भारतीय संविधान के खिलाफ नियम है। आज वही लोग ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, सीमा हैदर को रहने दिया जाए। ये क्या है जी? तो यही हमारी जो राजनीतिक विमर्श है, हमारा जो पॉलिटिकल एलीट है, जो लीडरशिप क्लास है, देखिए वो उसके दोहरे मापदंड हैं। वो अपने वोट के गणित को देखकर फैसले लेते हैं, मुंह खोलते हैं और कई बार विरोधाभासी बातें करते हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये मुसलमान बच्ची है, इसको वापस भेज दिया जाए, ये देश के लिए खतरा है, पाकिस्तान से आई है। उनको इस बात की चिढ़ है कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। लेकिन वही 40-40 हजार रोहिंग्या जब भारत आते हैं, कहते हैं भारत में दरिया दिली होनी चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, ये बेचारे लुट पिट के आए हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो इतनी संकीर्णता है संवेदना के नाम पर, इतने दोहरे मापदंड हैं कि हमें अपने नेताओं से, अपनी व्यवस्था से बहुत कम उम्मीद बचती है इसके बाद कि वो कोई तार्किक फैसला करें। बट ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सुशील पंडित जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारी राजनीति एकदम गिरफ्त में है इस वोट के गणित के, चुनाव के गणित के, सत्ता के लालच में। वो आंखें खोलकर, दिल खोलकर अपनी आत्मा से कोई फैसला नहीं करते। वो हमेशा उसका लाभ और हानि का फैसला पहले करते हैं। वोट की गिनने की पहले उनकी कवायद होती है, उसके बाद कुछ उनके मुंह से फूटता है। और वो अगर विरोधाभासी हो, कुछ बोला हो, कुछ बोल दें। ठीक है, अब आते हैं सीमा की कहानी के अगले पार्ट पे। सीमा की कहानी का तीसरा पार्ट शुरू होता है उसकी भारत में एंट्री के साथ। सीमा का कहना है कि नेपाल बॉर्डर से भारत में इंटर करते वक्त उसने कोई झूठ नहीं बोला। नाम सीमा ही बताया था, सचिन की पत्नी ये भी बताया था, और पता ग्रेटर नोएडा का। तो यहां पर भी सीमा टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन कानून का उल्लंघन तो उसने किया है। क्या कहना है सीमा का, आइए देख लेते हैं। नहीं, मैंने पाकिस्तानी बताई नहीं थी, मुझसे आगे पूछा गया था। तो मैं सचिन की पत्नी थी, मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि मेरे पति है नहीं। शनाख्त मैंने अपना नाम तो मेरा सीमा ही है। कानून तो कहता है कि इस तरह देश में किसी के अवैध एंट्री पर जो तो उसकी जगह जेल है या फिर उसका वापस उसका देश। इस साल फरवरी में पाकिस्तान की इकरा जीवनी की भी यही प्रेम कहानी थी, लेकिन उसे डिपोर्ट कर दिया गया था। यहां सीमा भी कह रही है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी, वहां उसकी जान को खतरा है, इसलिए चाहो तो उसे जेल में रख दो, लेकिन सचिन के साथ ही रहने दो, भारत में ही रहने दो। क्या कहा है सीमा ने, आइए सुन लेते हैं। मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए। नागरिकता मिल जाए। अब देखो सीए को लेकर जो बवाल हुआ था, सीए में तो यह था कि वहां के जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको यहां पर आसानी से नागरिकता दे दी जाए, और ऐसे कई सारे हिंदू रह रहे हैं। जोधपुर से डिपोर्ट भी किए गए ऐसे कई हिंदू, क्योंकि सीएए इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। सीएए को लेकर किस तरह से ड्रामा हुआ था, किस तरह से दिल्ली और बाकी जगहों पर, दिल्ली में किस तरह से बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद हम सब ने देखा। अब सवाल है कि क्या हमारे सोच के डबल स्टैंडर्ड है। मैं सीधे यहां से लक्ष्मण जी के पास चलूंगा। लक्ष्मण जी, मुझे एक बात समझाइए कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, आप इसमें मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सरकार का फैसला सही है, आप कह रहे हो कि सरकार का फैसला
जो है वो जो भी आएगा पूरा रघुपुरा आप सब लोग स्वीकारोगे, अदालत का जो फैसला आएगा स्वीकारोगे। स्वीकारना हमारी सभ्यता और परंपरा है। लेकिन दिल में सीमा हैदर या सीमा सचिन के लिए जज्बात क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि आप हिंदुस्तानी और आपका मन जो है बड़ा पवित्र है। आपको लगता है कि दूसरा तकलीफ ना पाए, बच्चे तकलीफ ना पाए, ऐसा ही हम सोचते हैं। मैं कई बार पाकिस्तान गया हूं, वहां पे ऐसा नहीं सोचा जाता। अभी जो हमारे सहयोगी पंडित जी बोल रहे थे कि सरकारों की कहीं ना कहीं वोट के प्रति वो है, ऐसा मोदी सरकार में हमने कहीं कुछ नहीं देखा। हमारी जो मोदी सरकार है वो कड़े फैसले लेती है और पूरे बहुमत की सरकार है, इसमें कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। अब ये भी हम तो इस सरकार पे ही छोड़ेंगे जो ये राजस्थान में जो हमारे पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे और उनको यहाँ पे रहने नहीं दिया गया, शरणार्थी बन के उन्हें वापिस भेजा है। ये पता नहीं कितने भेजे हैं। आज भी लोग बताते हैं कि आज भी राजस्थान में अभी हैं जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू, वो आज भी पड़े हैं राजस्थान में, तो उनको कोई नागरिकता नहीं मिली है। कैसे उनकी डेट बढ़ी है इस बारे में भी हमें असल में पूरी जानकारी नहीं है। मगर हमारी जो मोदी सरकार है वो पूरे कड़े फैसले लेती है, पूरा सब चीज से देख के लक्ष्मण भाई, अब चलती मैंने है। आपकी ऐसा बात नहीं माना है मोदी कोई भी- सरकार वाला। मुझे एक बात फिर बताओ, आप में आपको याद है सीए को लेकर आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग वाला आंदोलन हुआ था, उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ था, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी याद है। याद है ना? तो वो कानून यही तो तो यही है, था ना कि कहीं भारत फिर से भारत में और पाकिस्तान से में जितने फर्क हिंदू क्या आ रहे हैं उनको रहेगा? नागरिकता दे दो। लेकिन भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है। अब कह रहे हैं सीमा हैदर को नागरिकता दे दो। नहीं सर, हमने ऐसा नागरिकता के बारे में हमने तो नहीं बोला है। हमने तो यही कहा है कि जो भी न्यायालय का, हमारे जो भी सरकार का, जो हमारी एजेंसियों का फैसला आएगा उसी के वो है ही। इसमें ये हमारे देश का इन्होंने वो तो तोड़ा ही है नियम, तो जुर्म तो इन्होंने किया ही है, तो इसमें इन्हें जेल तो जाना होगा ही होगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ऐसे कैसे है। फिर अगर बाहर का कोई है, फॉरेन कंट्री का है कोई, तो उसे यह देश में जुर्म करने पे उसे सजा ना मिले, सजा तो जरूर मिलेगी इस मामले में। ये कोई वीजा से थोड़ी आई है इंडिया में, तो इस चीज पे तो इनको ये तो पब्लिक की भी ध्यान में है ये बात कि भाई ये जुर्म है तो इसमें सजा तो इनको जरूर मिलेगी। ठीक है वीजा सुशील वाली जो पंडित जी, सजा है, आपका एक इसमें कंक्लूडिंग सजा कमेंट होगी लूं उससे होगी। पहले मैं आखिरी स्टेटमेंट सीमा का सुना देता हूं। सीमा का कहना है, सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास 4 मोबाइल मिले थे, लेकिन सीमा इस बात से इनकार करती है। उसका कहना है कि उसका मोबाइल टूट गया था, जिसे सचिन ने उसे भारत लाने के लिए कहा था ताकि उसे बनवाया जा सके। ये कहना है सीमा का। मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ, हम यहाँ बनवाएंगे। और जो मेरा फोन था, जी शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी, शनाख्ती कार्ड कहते हैं पाकिस्तान में। जी सर सॉरी, नहीं शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। और उनको आप 3 बता रहे हैं कि सीमा के 3 शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, तो सीधे सुशील पंडित जी से के पास चलते हैं। सुशील पंडित जी, इस सागा का, ये जो सागा शुरू हुआ है, मैंने आज किसी एक दोस्त को मजाक में कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम ने भारत को इतना नहीं नचाया जितना सीमा हैदर ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नचा दिया है। भारत देश ही ऐसा है, यहाँ हर चीज को लोग एंजॉय करते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट इसका। दीपक जी, हमें बहुत सावधानी से फैसला करना पड़ेगा, वरना ऐसे किस्सों की बाढ़ आ जाएगी। पाकिस्तान से लोग इसी तरह भाग रहे हैं इस समय, जैसे अफगानिस्तान से पहियों से हवाई जहाज के लटक कर भागते देखे गए थे लगभग 1.5-2 साल पहले। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और आपने अगर ये नजीर पेश कर दी, ये उदाहरण बना दिया, तो फिर आप किस को रोकेंगे और कब तक रोकेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। हमको समझना पड़ेगा कि हमारा देश क्या है, हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है। भावनात्मक उसी वक्त तक होना चाहिए जब तक वो हमारे देश के खिलाफ न चला जाए। अगर देश के खिलाफ कोई बात भी जाती है तो भारत को कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए। कसम संविधान की, मैं इतना ही। Zee News.